दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हमने जो सीरीज शुरू की थी 2500 प्रश्नों की, उसका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, और हर दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं 50 प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, आदिकाल से हमने शुरुआत की है और आज हमारा तीसरा दिन है। ठीक है, और 50 प्रश्न आपके लिए ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं शुरू और अपना खुद का मूल्यांकन करते रहिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला हमारा प्रश्न है, पुस्तक जल हणहत दे चली गजन निपराज। ठीक है, ये पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां किसकी हैं या किस ग्रंथ से उद्धृत हैं, इस तरह से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले 2 वीडियो बन गई हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है अलग से। ठीक है, तो आपके विकल्प थे पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या आल्हा खंड दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये पृथ्वीराज रासो की है। ठीक है, और इसके संबंध में आपको मैं बता दूं तो जब पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, मोहम्मद गोरी जब कैद करके गजनी ले जाता है, ठीक है, तो पीछे से, ठीक है, पीछे से जो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंद बरदाई, ठीक है, वो भी जाते हैं और पुस्तक यानी कि जो पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे उसको जलहण यानी कि अपने पुत्र के हाथ में देते हैं कि उसको तुम पूरा करना। ठीक है, और वो गजनी चले जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी अलग है, बहुत बड़ी कहानी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, परंतु आगे अभी सिर्फ इन प्रश्नों पर फोकस करते हैं दोस्तों। ठीक है, और हमारा प्रश्न अगला है, संदेश राशक में कुल कितने छंद हैं। ठीक है, संदेश राशक में कुल कितने छंद हैं। आपके विकल्प हैं 123, 223, 323 या 423 दोस्तों। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। आप खुद का मूल्यांकन करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, और खुद का मूल्यांकन करते रहिए दोस्तों। यहाँ पे आपका विकल्प ख से हो जाएगा दोस्तों, 223 छंद हैं संदेश राशक में, प्रश्न बन सकता है दोस्तों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिकाल का ये संपूर्ण निचोड़ होगा। 250 प्रश्न 5 क्लास से आदिकाल पे मैंने रखी हैं। ठीक है, उसके बाद हम भक्ति काल को देखेंगे। ठीक है, आप देखते रहिए किस तरह से आपके लिए प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप खुद का मूल्यांकन भी करते रहिए। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता के, ठीक है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति, ठीक है, संस्कृति आप देख सकते हैं, संस्कृति के समन्वय के प्रथम कवि दिए। ठीक है, या इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रथम कवि कौन है। ठीक है, प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय के प्रथम कवि कौन है। आपके विकल्प में दोस्तों अब्दुल रहमान, जायसी, अमीर खुसरो या मंझन। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय के जो प्रथम कवि हैं दोस्तों वो हैं आपके अमीर खुसरो जी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना, ठीक है, अपनी किस रचना में हिंदी की प्रशंसा की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं दोस्तों, एक तो आपसे बनता कि हिंदी की प्रशंसा और दूसरा बनता आपकी भारतीय भाषाओं की प्रशंसा। ठीक है, कौन से ग्रंथों में की है, प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके विकल्प हैं खालिक बारी, दो सुखना, आशिकिया, नूसिपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदी की प्रशंसा की है अमीर खुसरो ने, वो की है आशिक में। आपका ग विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप मुझे बताते भी रहिए कि आपको इससे पहले ये प्रश्न पता थे, ठीक है, या आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, आप खुद का मूल्यांकन करिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो की किस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न इसी तरह से बन गया है। आपके विकल्प में खालिक बारी, नौसिपर, पहेली या मुकरियां दोस्तों। तो आपका क्या विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका विकल्प सही हो जाएगा ख यानी कि नौसिपर में भारतीय बोलियों की प्रशंसा या वर्णन है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो को कवियों में, ठीक है, कवियों में राजकुमार या महाकवि की संज्ञा किसने दी। आप प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी। ये आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, निजामुद्दीन औलिया, ईश्वरी प्रसाद, और अगला हमारा विकल्प है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद इतिहास ग्रंथ थे ये। ठीक है, ये इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने अमीर खुसरो की उपाधियां दी थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे खेस। ठीक है, ये पंक्ति है दोस्तों, दोहा है ये। ठीक है, किसका है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। अमीर खुसरो ने, ठीक है, किसकी मृत्यु पर यह दोहा कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके विकल्प थे पिता, माता, गुरु या शिष्य की मृत्यु पर। ये 4 आपके विकल्प हैं। ठीक है, इस तरह से भी बन सकता है प्रश्न। ठीक है, किसी तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको आपने देखना है। ठीक है, आपका विकल्प यहाँ पे ग से हो जाएगा, गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने ये कहा था। तो अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, अमीर खुसरो के संबंध में ये किसका कथन है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, बन सकता है प्रश्न। ठीक है, आपके विकल्प में रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह दोस्तों। तो आपका क्या विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? क विकल्प सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है विद्यापति ने कीर्ति लता में किसका गुणगान किया है दोस्तों? ठीक है, कीर्ति लता में आपके विकल्प है कीर्ति सिंह, शिव सिंह, शिव या कृष्ण दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? आपका क विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि कीर्ति सिंह का। और कीर्ति पताका में उन्होंने शिव सिंह का वर्णन किया है, ठीक है, या गुणगान किया है। दोनों के ये क्या थे? आश्रयदाता कवि थे। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है विद्यापति कृत कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद किस विद्वान ने कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पिछली परीक्षाओं को उठा के देखिए दोस्तों, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। आपके विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र या राम कुमार वर्मा। आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे ख विकल्प सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है दोस्तों। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? पृथ्वीराज रासो दोस्तों। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? सुख सुखी संवाद। प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ये हिमाचल प्रदेश कॉलेज कैडर की जो भी भर्तियां हुई है दोस्तों, वहां पे ये प्रश्न बना था। ठीक है, आपके विकल्प है शिव सिंह, कीर्ति सिंह, महारानी लक्ष्मण देवी या छत्रसाल दोस्तों। तो आपका यहाँ पे विकल्प क से हो जाएगा, शिव सिंह। ठीक है, वैसे तो ये कीर्ति सिंह के लिए भी इन्होंने लिखा, महारानी लक्ष्मण देवी के लिए भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, परंतु विद्यापति जिनके आश्रयदाता कवि थे, ठीक है, या दरबारी कवि थे, वो आपके शिव सिंह के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो अभी सीरीज करवाई जा रही है दोस्तों, ये विशेषकर आप पीजीटी हिंदी के जो भी एग्जाम निकले हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, या पीजीटी हिंदी का जहाँ भी किसी भी राज्य में होगा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको 2500 प्रश्नों की सीरीज देने वाला हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यापति की किस रचना से हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तन होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है, तो 3-4 प्रश्न एक साथ बन रहे दोस्तों। आपके विकल्प है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली या गोरक्ष विजय दोस्तों। किससे होता है, किस ग्रंथ से होता है कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तन हिंदी में? पदावली से दोस्तों। गो विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बन सकता है परीक्षा में, छप सकता है, छपेगा। और ठीक है, आपके विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या राहुल शंकरत्यायन। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही हो जाएगा? ख विकल्प सही हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये सिंह जी ने इनको माना है हिंदी का पहला कवि। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों विद्यापति को जातीय कवि या अपरूप का कवि भी कहा है। ठीक है, प्रश्न दो तरह से बनेगा दोस्तों, जातीय कवि भी कहा है एक ही विद्वान ने, और अपरूप का कवि भी कहा है। तो ये किसने कहा है? आपके विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर बच्चन सिंह या गणपति चंद्रगुप्त दोस्तों। तो क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पे ग विकल्प सही हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है विद्यापति की रचना, ठीक है, विद्यापति की कौन सी रचना जो है वो संस्कृत में रचित है? पूछा जा सकता है दोस्तों। आपके विकल्प हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली या गोरक्ष विजय दोस्तों। यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा? गह विकल्प सही हो जाएगा, गोरक्ष विजय दोस्तों। अगला देखते हैं विद्यापति के पद गाकर कौन मूर्छित हो जाता था? देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है ये। ठीक है, परीक्षा में आपके विकल्प थे तुलसीदास, सूरदास, रामानंद या चैतन्य महाप्रभु दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही हो जाएगा? घ विकल्प सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है विद्यापति को किसने श्रृंगारी कवि नहीं माना है? ठीक है, विद्यापति से प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है, विद्यापति को किसने भक्त कवि माना, किसने रहस्यवादी कवि माना, किसने श्रृंगारी या श्रृंगारी कवि माना है? ठीक है, तो प्रश्न तीन तरह से बनता है, और तीनों तरह के ही प्रश्न मैंने यहाँ पे रखे हैं दोस्तों आपके लिए। ठीक है, जिससे ये हो कि आपसे एक भी क्वेश्चन जो वो ना छूटे। ठीक है, तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने नहीं माना है? ठीक है, प्रश्न इस तरह से भी बनता है। आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या श्याम सुंदर दास दोस्तों। तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा? गह विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। ठीक है,
अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छपेगा, जरूर छपेगा, किसी भी परीक्षा में छप सकता है और आपको पता भी होनी चाहिए, ये सामान्य सी जानकारियां, ठीक है। तो विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या श्याम सुंदर दास। दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे ख सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति को इनमें से भक्त कवि किसने नहीं माना है? ठीक है, भक्त कवि किसने नहीं माना है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपसे कहा विद्यापति से संबंधित भक्त कवि, रहस्यवादी कवि और श्रृंगारी कवि, ये प्रश्न बनते हैं 3 फॉर्मेट में, ठीक है। तो इनमें से भक्त कवि किसने नहीं माना है दोस्तों? आपका विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ग सही, सुभद्रा झा। सुभद्रा झा ने क्या माना इनको? श्रृंगारी कवि माना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की तरह ही श्रृंगारी कवि माना है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति को निम्न में से किसने रहस्यवादी कवि नहीं माना है? रहस्यवादी कवि, ठीक है। आपके विकल्प है दोस्तों, हरप्रसाद शास्त्री, जॉर्ज ग्रेसन, जनार्दन मिश्र या नागेंद्र नाथ गुप्त। तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों? क, यानी कि हरप्रसाद शास्त्री। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन का जहर किसने कहा है? ठीक है, इसके संबंध में थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ आपको। ये 4 आपके विकल्प हैं, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो विद्यापति की पदावली को मादकता के कारण नागिन का जहर किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप जब डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, सॉरी, ठीक है, 1996 उसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नागिन का जहर की जगह नागिन का लहर देखने को मिलेगा, ठीक है। परंतु ये लहर नहीं है, ये जहर होता है, नागिन का लहर नहीं होता है, नागिन का जहर होता है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ठीक है, माधुरी पत्रिका में 1928 ईस्वी में इससे संबंधित लेख लिखा था, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ये कथन है और प्रश्न बनता है दोस्तों, बहुत सारी पिक्सों में बना है, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस रचना के कारण, ठीक है, विद्यापति जो मैथिल कोकिल कहलाए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ठीक है। किस रचना के कारण जो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है? आपके विकल्प थे कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पद्मावली, गोरक्ष विजयी, ठीक है। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए? ग विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, पदावली, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, उसी तरह से इन, ठीक है, पदों को भी, ठीक है, ये उसी तरह से या वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन किसका है दोस्तों? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तो उसके बाद मैं आपको विकल्प रखता हूँ। तो ये थी आपके विकल्प, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, बच्चन सिंह ने कहा या गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए? क विकल्प सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है दोस्तों, ठीक है। ये व्यंग्य किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किस पे व्यंग्य किया था? ये जॉर्ज ग्रेसन पे, क्योंकि उन्होंने रहस्यवादी कवि कहा था, किसको? विद्यापति को। अगला देखते हैं दोस्तों, और अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, उन्हें शैव माना है, तो वो कौन से विद्वान है या किसने कहा ये कथन? आपके विकल्प हैं, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गुलाब राय या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ख विकल्प सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला देखते हैं, विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं, फूल खिला करता है पर उसमें कांटे नहीं होते हैं, राधा रात भर है दोस्तों, यहाँ पे धर नहीं है, रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। कथन किसका है? आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, इसको देख लीजिए, समझिए पहले इस कथन को, उसके बाद मैं आपको विकल्प रखता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस कथन को समझिए, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपके विकल्प हैं दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बाबू गुलाब राय या डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों। तो यहाँ पे आपका विकल्प ख सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कहा है, और इसके संबंध में मैंने आपको पहले भी बता दिया। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, नायिका के कूचों को कनक शंभु किसने कहा है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों,
ठीक है। आपके विकल्प हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, उद्योतन सूरी दोस्तों। तो आपका क्या विकल्प सही जाना चाहिए यहाँ पे? विद्यापति दोस्तों, ख सही हो जाएगा। विद्यापति ने कहा है ये कथन। अगला देखते हैं दोस्तों, और अगला हमारा प्रश्न है राउल बेल की रचना किसने की? ठीक है, राउल बेल की रचना किसने की? आपके विकल्प है दामोदर शर्मा, ठीक है, रोड़ा, कुशल राय या उद्योतन सूरी दोस्तों। ठीक है, राउल बेल की जो रचना थी वो रोड़ा कवि ने की। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका व्याकरणिक ग्रंथ है? ये प्रश्न आपका यही बन गया कि उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है उसका जो वर्णन विषय है, ठीक है, वो क्या है? व्याकरण है। ठीक है, तो इस उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के लेखक कौन है ये आपको बताना। आपके विकल्प थे ठाकुर यानी कि ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, दामोदर शर्मा या उद्योतन सूरी। ठीक है, तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ग विकल्प से जाएगा, दामोदर शर्मा का ये ग्रंथ है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी का नखशिख परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? ये पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न जो मैंने रखे हैं दोस्तों वो स्तरीय ही प्रश्न हैं सबके सब। ठीक है, तो प्रश्न कहीं से भी कभी भी किसी भी परीक्षा में बन सकता है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपके विकल्प ये रहे। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, कुबलय माला कथा या कीर्ति लता दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या विकल्प से हो जाएगा? ख विकल्प से हो जाएगा, राउल बेल। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से उद्योतन सूरी की कौन सी रचना या रचना कौन सी है? प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो ये है हमारे कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, कुबलय माला कथा या बसंत विलास। तो क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा? ग विकल्प सही हो जाएगा, कुबलय माला कथा। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंपू काव्य है? ठीक है, चंपू काव्य आपको पता है कि क्या होता है? चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, आपके विकल्प हैं राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कुबलय माला कथा या वर्ण रत्नाकर दोस्तों। आपका यहाँ पे क्या विकल्प से हो जाएगा? राउल बेल क विकल्प से हो जाएगा। ये चंपू काव्य है और शिलांकित रचना है, ये शिला पे लिखी गई रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, वर्ण रत्नाकर। आपके विकल्प थे ज्योतिश्वर ठाकुर, कुशल लाभ, दलपति विजय या बंशीधर दोस्तों। तो आपका क्या विकल्प से हो जाएगा? यहाँ पे क विकल्प से हो जाएगा, ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न बन सकता है। अगला हमारा प्रश्न है सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता या, ठीक है, प्रथम प्रयोक्ता ही कहेंगे, प्रथम प्रयोक्ता किसने माना है? ठीक है, सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता प्रश्न बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपके विकल्प थे डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए? ख विकल्प से हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। प्रश्न बन सकता है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का वर्णय विषय क्या है? पूछा जा सकता है, अलंकार, रस, छंद या बकरोक्ति। ठीक है, यहाँ पे आप गैस लगा सकते हो। जो पिंगल है, ठीक है, पिंगल आचार्य, ठीक है, जो छंद शास्त्र के जो आचार्य थे, पहले आचार्य या प्रयोक्ता भी हम कह सकते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या था? पिंगलाचार्य था। ठीक है, उनके आधार के नाम के आधार पर ही छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृत पैंगलम दिया है, आप गैस लगा सकते थे। ठीक है, तो ये छंद शास्त्र इसका वर्णय विषय प्राकृत पैंगलम। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है राउल बेल में कलचूरी शासक के सामंत की कितनी नायिकाओं का नक्शक वर्णन हुआ है? देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बताने इसलिए जरूरी था। ठीक है, कलचूरी के जो शासक है उनके भी सामंत हैं, ठीक है, उनकी नायिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं राउल बेल में कितनी नायिकाओं का नक्शक वर्णन हुआ है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, परंतु मैंने आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो आपके विकल्प थे 5, 6, 7 या 8 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प से हो जाएगा? ग विकल्प से हो जाएगा, 7 विकल्प। ठीक है, 7 नायिकाओं का नक्शक वर्णन हुआ है दोस्तों, और पहली जो नायिका थी वो महाराष्ट्रियन थी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का वर्णय विषय क्या है? प्रश्न बन सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने उक्ति व्यक्ति प्रकरण का देखा, ठीक है, वो व्याकरण ग्रंथ है, उसी तरह से वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का जो वर्णय विषय वो क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके विकल्प से वर्ण रत्नाकर ग्रंथ जो है इसका वर्णय विषय। ठीक है, आपके विकल्प ये रहे व्याकरण ग्रंथ, चंपू काव्य, कोश ग्रंथ या श्रृंगारी काव्य। तो आपका विकल्प आप में क्या सही हो जाना चाहिए? ग विकल्प से हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि ये कोश ग्रंथ है। ठीक है, कोश ग्रंथ यानी कि शब्दकोश।
अगला देखते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ढोला मारूरा दोहा के मूल रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, देखिए कहीं पे जो वो कुशल राय को माना जाता है, कहीं पे कलोल को मान लिया जाता, तो यहाँ पे वो मैं सब आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ढोला मारूरा दोहा के जो मूल रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है। ये आपके 4 विकल्प हैं, सूर्य कर्णपारिक, कलोल, कुशल राय या बंशीधर। दोस्तों तो आपका यहाँ पे विकल्प कैसे हो जाएगा, ख विकल्प सही जाएगा, यानी कि कलौल इसके मूल रचनाकार है। अगला देख लेते हैं, इसी से संबंधित ये प्रश्न है जो आपको बहुत कुछ समझा जाएगा। आइए आपके ये जो प्रश्न है ये कि ढोला मारूरा दोहा को 17वीं सदी में किसने चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार किया। ठीक है, अब ढोला मारूरा दोहा जो है 12वीं या 13वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयाँ जोड़कर, इसमें पहले दोहा छंद ही था परंतु तो चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया, तो वो किसने किया था। ठीक है, ये आपके विकल्प है रोड़ा, कलोल, बंशीधर या कुशल राय। ठीक है, तो आपके विकल्प यहाँ पे जो सही हैं, ठीक है, एक विकल्प आपका सही है, घ विकल्प सही हो जाएगा कुशल राय। ठीक है, और ढोला मारूरा दोहा को कहीं पे कुशल राय या कुशल लाभ भी रचनाकार इसका माना जाता है, परंतु मूल जो रचनाकार इसके कलोल है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम में किसकी रचना संकलित नहीं है। ठीक है, प्राकृत पैंगलम में किसकी रचना संकलित नहीं है। आपके विकल्प थे बब्बर, जज्जल, विद्याधर या जगनिक। दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्या विकल्प से हो जाना चाहिए, जगनिक। आपको पता है परमाल रासों के रचनाकार हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते थे और गैस लगा के इसको अलग कर सकते थे। अगला देखते हैं, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का संग्रह किसने किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके विकल्प है विद्याधर, लक्ष्मीधर पंडित, जगनिक या बब्बर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या विकल्प से हो जाएगा आपका, ख विकल्प से हो जाएगा। कहीं पे इसका लक्ष्मीधर भी देखने को मिलता है, सिर्फ ओनली लक्ष्मीधर। ठीक है, कहीं पे लक्ष्मीधर पंडित भी मिलता है। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, और अगला हमारा प्रश्न है, बिसल देवरासों में कितने खंड है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न है बिसल देवरासों में कितने खंड है, तो कितने खंड ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके विकल्प थे 3, 4, 5 या 6। दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पे क्या विकल्प से हो जाएगा आपका, ख से विकल्प से हो जाएगा, यानी कि 4 खंड है। अगला देखते हैं, और अगला हमारा पंक्ति से संबंधित ये प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कहीं से भी, तो हमें इसके लिए सजग रहना पहले से। ठीक है, पंक्तियां हैं, 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाहला रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, और ये जो नाला रसायन है इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासु शब्द की व्युत्पत्ति जो रसायन शब्द से मानी थी। ठीक है, इसी दोहे की या इसी पंक्ति या इसी छंद के आधार पर। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। तो ये किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए आप, पृथ्वी राय रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो या आल्हा खंड। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए, ख विकल्प सही जाएगा, यानी कि बिसल देव रासो। आप यहाँ से गैस लगा सकते थे नरपति नाहल, आपको पता है बिसल देव रासो के रचनाकार है, तो आप ऐसे गैस लगा सकते थे। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न ठीक किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बिसल देव रासो, ठीक है, बिसल देवरासों में बारह मासा का वर्णन किस महीने से होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। ठीक है, आपके विकल्प थे कार्तिक मास, सावन मास, आषाढ़ या भाद्रपद मास। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों, क सही हो जाएगा, इनके कार्तिक मास से। ठीक है, जैसे और जो ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे 12 मासा का वर्णन जो है वो आषाढ़ महीने से देखने को मिलता है, परंतु बिसल देवरासु इसके विपरीत है। ठीक है, उस 12 मासा का वर्णन उस ग्रंथ में कहाँ से मिलता है, हमें कार्तिक माह से मिलता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, परमाल रासो में कितने युद्धों का वर्णन हुआ है। प्रश्न बन सकता है दोस्तों। ठीक है, परमाल रासो में कितने युद्धों का वर्णन हुआ। आपके विकल्प थे 50, 51, 52 या 53। दोस्तों ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे कैसे हो जाना चाहिए, ग विकल्प से हो जाएगा, यानी कि 52 युद्धों का वर्णन हुआ है। ठीक है, प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों आपसे। ठीक है, किसी तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो उस सब के लिए पहले से ही तैयार रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से आपको वीडियो और भी मिलती रहेंगी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, वीर गीत के रूप में सबसे, ठीक है, सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देवरासो मिलती है, कथन किसका है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न आपका और भी बन गया कि बिसल देवरासो को वीर गीत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसका कथन था। आपके विकल्प थे रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वचन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों
क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? क विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला देखते हैं दोस्तों, 50-50 प्रश्नों के लिए आपके लिए मैंने कहा था कि 50-50 प्रश्नों का आपको डोज देता रहूँगा, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न है अगला, पंच सहेलीरा दोहा किसकी रचना है? ठीक है, पंच सहेलीरा दोहा किसकी रचना? आपके विकल्प थे साधना, ठीक है, छीहल प्रताप सिंह या भद्र सिंह दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। तो इसमें से क्या विकल्प सही हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये विकल्प मैंने आपके रखे हुए हैं, तो सोचिए, प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी, ठीक है। आपका विकल्प यहाँ पे जो सही है वो ख है, यानी कि छीहल की ये रचना है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, रणमल छंद, ठीक है, रणमल छंद किसकी रचना है? ये प्रश्न बन सकता है। ये आपके 4 विकल्प मैं देता हूँ, इसको आप पॉज करके देख लीजिए। आपके विकल्प है धनपाल, ठीक है, देवसेन श्री भट्ट या मुनि राम सिंह, ठीक है। यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों? ग विकल्प, यानी कि श्रीधर भट्ट या श्रीधर व्यास भी इनको कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, जैन साहित्य की जो रचना है, प्रश्न पूछते हैं इससे बहुत बार, ठीक है। आपके विकल्प थे मुनि राम सिंह, धनपाल, पुष्पदंत या देवसेन, ठीक है। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? ख विकल्प से हो जाएगा, यानी कि धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? ठीक है, परमात्मा प्रकाश किसकी रचना? आपके विकल्प थे मुनिराम सिंह, देवसेन, जोइंदू या माइल धवल। तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों? ग विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि जोइंदू की ये रचना है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न कथन से संबंधित आ गया है, और ये कथन है दोस्तों, दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, 7वीं शताब्दी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है, कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, नेट की परीक्षा में भी पूछा गया ये कथन है दोस्तों। तो आपको मैं विकल्प देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, या खुद का मूल्यांकन करते रहिए, प्रश्न को देखिए, और विकल्प ये रहे आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है। तो आपको बताना कि किसका कथन हो सकता है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कथन था दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। तो आज का रोज यहीं पे ख़त्म हो रहा है आपका, ठीक है। 50 प्रश्न आपके हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद अगले 50 प्रश्न हम कल देखेंगे, ठीक है। और उसी तरह से मैंने 2500 प्रश्नों का बताया है, और स्तरीय प्रश्न सबके सब होंगे दोस्तों, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।